क्लास 10th। आपका टॉपिक द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, पेज नंबर 13। और आज का टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस और टाइम पीरियड है 1830 टू 1848। तो यहाँ ये हमारा टॉपिक जो है ये शुरू होता है कि कंजर्वेटिव रिजाइम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर। पहले हम एक बार फिर से कनेक्ट हो लें कि कंजर्वेटिव्स कौन थे। कंजर्वेटिव्स जो थे वो ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले वो लोग थे जो कभी भी बदलाव को पसंद नहीं करते थे। बदलाव को पसंद इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमेशा से ही जो है वो फ्रांस या यूरोप, फ्रांस की बात करें अगर हम, तो वो जो हैं वो हमेशा से क्लैरिजी और नोबेलिटी के रूप में, यानी फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के रूप में जो है वो सीधे सीधे जो फ्रेंच किंगडम था उससे जुड़े हुए थे। उनको बाय बर्थ स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती थी और इनमें से स्पेशली जो क्लैरिजी थे वो चर्च के द्वारा जुड़े हुए थे, क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियन रिलीजन को मानते थे और क्रिश्चियन रिलीजन के कारण वो चर्च से जुड़े हुए थे। और जो नोबेलिटी थे वो डायरेक्ट जो थे वो यानी किंग्स से अपना कनेक्शन मानते थे। तो इस प्रकार से ये दो ग्रुप्स थे जिनकी टोटल पॉपुलेशन में जिनकी संख्या काफ़ी कम होती थी। ये छोटे ग्रुप होते थे लेकिन इन्हें बाय बर्थ बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती थी, टैक्सेस से एग्जेम्प्ट रखा जाता था। तो ये जो हैं ये बहुत ही स्पेशल ग्रुप्स हुआ करते थे जहाँ पर कि इनको प्रायोरिटीज़ और इम्पोर्टेंस दिया जाता था। तो ये चाहते थे, क्योंकि एक लंबे समय 1789 के बाद से आपने देखा कि 1815 तक जो है वो हमने चैप्टर में यहाँ पर ये पढ़ा कि उसके बाद 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट का समय शुरू हुआ। बहुत सारे रिफॉर्म्स के साथ आए, उन्हें यूरोप में मॉडर्नाइज़र के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। उन्होंने यूरोप का एक बहुत बड़ा पार्ट जो था उसको कॉन्कर किया। और इसके बाद क्या किया कि 1815 में वाटरलू की एक वॉर में वो डिफीट हुए और 4 कंट्रीज़ थे जो कि यूरोप के, वो पावर जो एक साथ मिलकर जिन्होंने इनको डिफीट किया। उसके बाद 1815 में फाइनली ट्रीटी ऑफ वियना होता है। और ट्रीटी ऑफ वियना का मतलब एक संधि हो जाती है, सभी यूरोपीय देश जो उनको डिफीट करने के लिए एकजुट हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि सभी जो पार्ट हैं यूरोप के, उनकी अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां थी, उनके अपने अपने नियंत्रण उनको सौंप दिए गए थे कि कौन सा पार्ट जो है यूरोप का वो किसके साथ मिलकर काम करेगा। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था यूरोप में हो गई थी। उसके बाद आपने लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें कई रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में पढ़ा था कि एक बार फिर से वो समय आ गया था जो क्रांतिकारी सोच और जो क्रांतिकारी विचार वाले जो लोग थे वो सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म कर रहे थे। सीक्रेट सोसाइटीज़ का मतलब कि उस समय पॉपुलेशन, यूरोप में पॉपुलेशन का एक छोटा समूह जो होता था, जो एक स्मॉल ग्रुप्स होते थे जो कंजर्वेटिव्स के थे, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता था कि ये जो रेवोल्यूशनरीज़ थे ये खुलकर सामने नहीं आते थे और कभी भी अपनी विचारधारा को रखने के लिए इनके यानी डोमिनेंस के कारण सामने नहीं आते थे। तो सीक्रेट सोसाइटीज़ का मतलब कि कहीं छुप कर प्रयास करते थे अपने बात को कहने का और कहीं पीछे से प्रयास करते थे, यानी छुप कर मीन्स कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ की डायरेक्ट जो है वो कंजर्वेटिव्स के सामने ना आए। क्योंकि इनके डोमिनेंस के कारण क्या था कि इनके मस्तिष्क पर इतना इनका लोगों का प्रभाव होता था कि जल्दी इनको अपोज करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। तो जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी वो फॉर्म्ड हुई और उसके लिए मैंने कल आप लोगों को एक फिगर पढ़ाए थे जिनका नाम था, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था जूसेप्पे मैज़ीनी। और जिनोवा में इनका जन्म हुआ था 1807 में। और इसके बाद आपने देखा कि अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण 24 वर्ष की उम्र में जो है इनके देश से इनको निष्कासित कर दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि ये यूरोप के जो डिफरेंट कंट्रीज़ थे उनमें यानी गए और फिर इन्होंने क्या किया कि क्रांतिकारियों को या क्रांतिकारी विचार के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से ये हमारा लास्ट टॉपिक से कनेक्ट करते हुए मैं आप लोगों को आज के टॉपिक से कनेक्ट कर रही हूँ कि एज कंजर्वेटिव रिजाइम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, यानी जो कंजर्वेटिव्स संकीर्ण मानसिकता वाले जो शासक थे वे अपनी स्थिति को एक बार फिर से मजबूत करना चाहते थे। कंसोलिडेट मीन्स होता है अपनी स्थिति को मजबूत करना, तो मजबूत करना चाहते थे। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो उदारवादी
राष्ट्र प्रेम जो बढ़ता जा रहा था लोगों के बीच, कहीं यूरोप के जो विविध यानी मेनी रीजन्स थे उसमें रिवॉल्यूशन यानी क्रांति और बदलाव लाने के लिए इन सेंटिमेंट्स का उपयोग किया जा रहा था, सच एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स। यानी इनमें इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स जो थे इंक्लूडेड थे द प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड को भी इंक्लूड किया गया था, ताकि वहाँ पर भी रिवॉल्यूशंस के साथ जो है वो लिबरल नेशनलिज्म की शुरुआत की जा सके। दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, यानी कि ये जो रिवॉल्यूशंस चलाए जा रहे थे वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। यहाँ पर जो इसमें शामिल लोग थे या शामिल जो विचारधाराएं थी वो लिबरल टाइप से थी, यानी कि उदारवादी थी। और उदारवादी होने का भी रीज़न था कि बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये सभी लोग जो थे ये शिक्षित मध्यम वर्ग से थे। शिक्षित मध्यम वर्ग से मतलब कि जो कॉमन पीपल्स थे जिनका कि यूरोप की टोटल पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा था, वे सभी जो हैं ये कॉमन रहते हुए इन्होंने क्या किया था कि अपने आप में जो शिक्षा के अभाव के कारण जो ये एक्सप्लॉइट हो रहे थे, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया और उसके बाद एक न्यू मिडिल क्लास के रूप में ये एक एलीट बने। और उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग उन्होंने बनाया जिसके कारण कि इनके जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स थे उनको सफल बनाया जा सकता था। तो ये एक एलीट था। among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle class। इसमें विश्वविद्यालय में काम करने वाले जो प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, स्कूल के क्लर्क्स थे, मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास यानी कि जो वाणिज्यिक जुड़ाव वाले जो सदस्य थे मध्यम वर्ग के, उन सभी को इसमें शामिल किया गया था, जिससे कि लिबरल नेशनलिज्म जो है उसको पूरे यूरोप में फैला दिया जाए। तो फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। यानी कि इस सीरीज़ में अगर हम देखें तो 1830 में जुलाई का माह था, यानी 1830 में फ्रांस में एक बार फिर से अपहीवल का मतलब उथल पुथल, तो फ्रांस में एक बार फिर से उथल पुथल देखी गई। द बोर्बन किंग्स हु हैड बीन रीस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815। यानी कि कंजर्वेटिव सोच के कारण जो बर्बन किंग्स थे, बर्बन किंग्स का मतलब फ्रांस का जो डायनेस्टी था बर्बन, उसके जो किंग थे उन्होंने क्या किया था कि हैड बीन रिस्टोर टू पावर, उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश की ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815। यानी कि किस दौर की बात है, 1815 में कंजर्वेटिव्स के प्रभाव के कारण वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज। लेकिन क्या हुआ कि शीघ्र ही उन्हें उदारवादी जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा उखाड़ फेंका गया। हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्योंकि लिबरल सोच वाले जो क्रांतिकारी विचारक थे वे संवैधानिक राजतंत्र को, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब संवैधानिक राजतंत्र को इंस्टॉल्ड मीन्स स्थापित करना चाहते थे विद लुई फिलिप। और इस कारण से क्या हुआ कि इस बदलाव के कारण यानी लिबरल रिवोल्यूशनरीज जो थे वे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लाना चाहते थे, जिसके कारण कि बॉर्बन फैमिली से लुइस फिलिप को पावर में लाया गया एट इट्स हेड, और वो जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के हेड बने। When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of the Europe catches cold। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। इस सेंटेंस पर या ये एक ऐसा रिमार्क है जिस पर कि कई बार जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सेंटेंस है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, कि यूरोप में क्या होता था कि फ्रांस क्योंकि एक ऐसा देश था जहाँ सबसे पहले बदलाव की हवा चली, जहाँ पर समय समय पर उथल पुथल देखी गई, जहाँ पर बार बार स्ट्रगल हुए, लिबरल रेवोल्यूशनरीज आए, उन्होंने तरह तरह से प्रयास किए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोट किया गया यहाँ पर मेटरनिच नाम के स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, कि जब फ्रांस छींकता है, मेटरनिच वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो मेटरनिच कहते हैं कि जब भी फ्रांस छींकता है शेष यूरोप जो है उसको ठंड जकड़ लेती है। इसका मतलब था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य था जो उन्होंने कहा कि जब भी फ्रांस में कोई बदलाव होता है तब क्या होता है कि पूरा यूरोप जो है उसको देख रहा होता है और उसको फॉलो करने की कोशिश करता है कि व्हेन
फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस को छींक भी आती है तो द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, की शेष यूरोप को ठंड लग जाती है। ऐसा उन्होंने इसलिए कोट किया कि जो फ्रांस क्रांतिकारी बदलावों का युग देख चुका था, एक दौर 1789 के बाद देख चुका था, जिसने कि बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो डेमोक्रेसी के क्षेत्र में बढ़ा दिए थे। नेपोलियन बोनापार्ट के आने के पहले का जो समय था उसे याद करते हुए उन्होंने कहा कि व्हेन फ्रांस स्नीचेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि यानी कि जब भी कोई उथल पुथल फ्रांस में होती है तो उसका अनुकरण जो है वो शेष यूरोप करता है। द जुलाई रेवोल्यूशन, ये जो समय था, क्योंकि जुलाई 1830 में शुरू हुआ था तो इसे जुलाई रेवोल्यूशन कहा गया। स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, यानी एक क्रांति की जो चिंगारी थी वो प्रस्फुटित हुई। और ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। और क्या हुआ कि उस समय उस क्रांति की चिंगारी जो थी वो संपूर्ण यूरोप में महसूस की जा रही थी, जिसके कारण कि बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया था और नीदरलैंड से भी उसने अपने संपर्क जो थे वो ख़त्म कर दिए थे। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग, यानी कि एक ऐसा इवेंट था जिस समय की राष्ट्रवादी जो फीलिंग थी, भावना थी, वो मोबिलाइज्ड मीन्स गतिशील होती जा रही थी। अमॉन्ग द, गतिशील मीन्स कि उसको और गति मिलती जा रही थी, तेज होती जा रही थी। अमॉन्ग द एजुकेटेड एलिट, क्योंकि इसमें सभी शिक्षित वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया है। अक्रॉस यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसके बाद यूरोप में जो ग्रीस नेशन था उसने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई की। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ग्रीस जो था उस समय ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। सिंस द 15th सेंचुरी, और ऐसा जो है वो 15वीं शताब्दी तक देखा गया, यानी कि ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था ग्रीस, जो कि 15वीं शताब्दी तक रहा। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, और इस प्रकार से क्या हुआ कि यूरोप में जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी जो सेंटिमेंट्स थे, स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, क्या हुए कि एक बार जो है वो रुक गए ग्रीक इंडिपेंडेंस के बाद, यानी जो संघर्ष वहाँ चल रहा था उसके बाद। अमॉन्ग्स द ग्रीक्स विच बिगिन इन 1821, यानी ये सब कुछ जो है वहाँ 1821 तक यही स्थिति रही। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल एंड ऑल्सो फ्रॉम many West Europeans who had sympathies and ancient Greek culture। 1821 के बाद क्या हुआ कि ग्रीस में बहुत सारे नेशनलिस्ट यानी जो राष्ट्रवादी विचारक थे, गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स, वे अन्य ग्रीस वासियों का सपोर्ट कर रहे थे। लिविंग इन एक्साइल, यानी कि इसलिए उनका सपोर्ट कर रहे थे कि क्योंकि उन ग्रीस वासियों को उनके देश से एक्साइल, EXILE, एक्साइल मीन्स कि निर्वासित कर देना या देश से निकाल देना, तो उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण उनके देश से उनको निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन उन्हें यूरोप के अन्य देशों से भी सपोर्ट मिल रहा था। एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस, और बहुत सारे पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो उनकी फीलिंग्स को और ज़्यादा, यानी उनको और ज़्यादा बढ़ाते हुए प्रेषित करना चाहते थे, जिससे कि अन्य देशों पर भी उसका प्रभाव, जो उनकी भावनाएं थी उनका प्रभाव पड़ सके। तो वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंसेंट ग्रीक कल्चर, यानी कि ग्रीक जो एंसेंट ग्रीक कल्चर था, यानी प्राचीन जो ग्रीक कल्चर था, जो संस्कृति थी, उसके प्रभाव के कारण भी बहुत सारी हमदर्दी जो है वो वेस्ट यूरोप की ग्रीस को मिल रही थी। पोइट्स, आर्टिस्ट, लॉडेड वर्ड मतलब होता है सराहना करना, तो पोइट्स और आर्टिस्ट जो थे वे ग्रीस की सराहना कर रहे थे। सराहना मीन्स की प्रशंसा कर रहे थे। एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट दिस स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। क्यों उसकी सराहना कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि यूरोपियन जो सभ्यता थी उसे मोबिलाइज करने का, उसे गतिशील बनाने का प्रयास किया था, जिसमें कि वहाँ पर रहने वाले जो वासिंदे थे उनकी, यानी पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट
उनको वहाँ के लोगों की भी जो ओपिनियन थी उसका सपोर्ट मिल रहा था। इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर, और ये एक ऐसा संघर्ष था जो कि मुस्लिम एम्पायर के विरुद्ध था। और मुस्लिम एम्पायर यहाँ पर कौन था? ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर के विरुद्ध जो है वो अपने सेंटिमेंट्स का उपयोग कर रहे थे, जिसके कारण कि वहाँ पर एक नए प्रकार का जो वातावरण था वो बनता जा रहा था। तो द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, और इसके लिए क्या हुआ कि जो इंग्लिश कवि थे, एक अंग्रेज कवि थे, लॉर्ड बैरन उनका नाम है, ऑर्गेनाइज्ड फंड्स, उन्होंने क्या किया कि यूरोप के विविध देशों से फंड ऑर्गेनाइज किया, यानी कि वो वहाँ से फंड की व्यवस्था कर रहे थे ताकि जो मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे उनको और अधिक बढ़ाया जा सके। एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, और उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़ाई के मैदान में पहुँचे और वहाँ पर भी क्या किया कि जो उन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज किए थे तो उन फंड्स को उस लड़ाई में इस्तेमाल किया, यानी उस युद्ध में इस्तेमाल किया। वेयर ही डेड ऑफ फीवर इन 1824, और इस युद्ध के मैदान में ही यानी फीवर आने के कारण 1824 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, और इस सभी जो ये माहौल बन रहा था उस सभी का परिणाम ये होता है कि वहाँ पर जो ग्रीस नेशन होता है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज होता है 1832 में, और इसके बाद जो शेष यूरोप था उसमें एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है, यानी कि एक ट्रीटी मीन्स संधि या समझौता होता है, जिसको यूरोप के इतिहास में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि इस टॉपिक को पढ़ते हुए मेरे मन में भी उठा था और शायद आप लोगों को भी लगे ये, कि क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीक एंड ग्रीस, क्योंकि दो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए। कहीं पर आ रहा है ग्रीक कि लिखा हुआ है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और कहीं लिख रहा है कि ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रीक एंड ग्रीस, कि दोनों के बीच अंतर क्या है? तो इसका आंसर है कि नॉट द सेम, दोनों सेम नहीं है बट क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि वो क्लोजली रिलेटेड कैसे हैं। ग्रीस, तो फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं ग्रीस। ग्रीस क्या है? ग्रीस इज़ एन यूरोपियन कंट्री, यानी ग्रीस जो है एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का एक देश है, लोकेटेड वेस्ट टू टर्की, और ये जो है वो टर्की जहाँ पर स्थित है उसके पश्चिमी हिस्से को कहा जाता है टर्की, एंड ईस्ट टू इटली, और इटली के पूर्वी भाग तक फैला हुआ है, एंड साउथ ऑफ बल्गेरिया, और बल्गेरिया के दक्षिणी हिस्से तक इसका फैलाव है। और ग्रीक जो है, ग्रीक वर्ड जो है उसका यूज़ जो है वो लैंग्वेज के तौर पर किया जाता है। ग्रीक इज़ द लैंग्वेज विच ग्रीक्स, यानी जो कि ग्रीक पीपल्स के द्वारा, पीपल ऑफ द ग्रीस, यानी कि जो ग्रीक जो है एक भाषा है जिसे कि ग्रीस में रहने वाले लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एंसेंट ग्रीक लैंग्वेज, और ये जो है ये जो भाषा है उसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? ये प्राचीन ग्रीक भाषा से इसका प्रादुर्भाव हुआ, जिसका कि इस्तेमाल ग्रीस में रहने वाले लोग किया करते थे। उसके बाद फिर एक और एक्सप्लेनेशन हम यहाँ कर सकते हैं कि ग्रीस जो था इट इज़ द नेम यूज्ड बाय स्पीकर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी ग्रीस जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया गया एक यानी वर्ड था टू रिफ़र टू अ स्पेसिफिक कंट्री, यानी वे एक स्पेसिफिक कंट्री को रिफ़र करने के लिए ग्रीस वर्ड का यूज़ किया करते थे। विद एंसेंट कल्चर दैट लिव्ड इन सेम लोकेशन ऑन मोर देन 1000 ईयर्स, यानी लगभग पिछले 1000 वर्षों से जो प्राचीन संस्कृति थी यूरोप की उसको एडॉप्ट करते हुए जो एक नेशन के रूप में इस्टेब्लिश हुआ था ग्रीस, उसके लिए ग्रीस शब्द का इस्तेमाल करते थे कौन? इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने वाले लोग या इंग्लिश स्पीकर्स जो लोग थे वो एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए ग्रीस का इस्तेमाल करते थे। और ग्रीस में कौन कौन से पार्ट्स थे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया
कि ग्रीस इज़ एन यूरोपियन कंट्री, ये एक यूरोपीय देश है, लोकेटेड वेस्ट टू टर्की, यानी आज के टर्की के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, ईस्ट टू इटली, और इटली के पूर्वी भाग में है, एंड साउथ ऑफ बल्गेरिया, बल्गेरिया के साउथ में है। तो इस प्रकार से है। और उसके बाद ग्रीक वर्ड को एक बार री एक्सप्लेन करते हैं कि विच कम्स फ्रॉम द लैटिन, यानी कि ग्रीक क्योंकि एक भाषा थी तो इसका जो एक्सिस्टेंस था वो कहाँ से होता है कि ये जो है ये जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको ग्रेशिया के नाम से, यानी ग्रेशिया एक वर्ड है एज यूज्ड बाय रोमन्स, और जिसका इस्तेमाल रोमन्स के द्वारा किया गया, एंड लिटरली मीन्स, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है द लैंड ऑफ द ग्रीक्स, यानी कि ग्रीस को लैंड ऑफ द ग्रीक्स, यानी जहाँ पर जो ग्रीक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनके निवास स्थान के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का टॉपिक है।